आज की मेरी बातचीत भारत के बारे में है कि भारत ने पिछली 20-25 सालों में किस तरीके से अपना स्ट्रेटजिक प्रोफाइल जो है, जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल जो है, उसको बुलंद किया। और अब जब 2025 ख़त्म होने वाला है, इस वक्त वो प्रोफाइल किस स्टेज पे है। कोल्ड वार के दौर में दुनिया में दो ही ताकतें गिनी जाती थी, दो ब्लॉक थे, अमेरिकन और रशियन। और इंडिया हमेशा अपने आप को 9 अलायन मूवमेंट का चैंपियन गिरदानते हुए उसने किसी भी अलायंस के साथ ऑफिशियली एलाई नहीं बना। हालांकि उसने लेट 50s में, अर्ली 60s में डिफेंस पैक्ट किए रशिया के साथ, लेकिन फिर भी अपने आप को एक नॉन अलाइन कंट्री के तौर पर दुनिया के सामने पेश करता रहा और फवायद उठाता रहा, और दोनों तरफ से फवायद उठाता रहा। रशिया से उसने तमाम डिफेंस प्रोक्योरमेंट की। रशिया ने इसको यूनाइटेड नेशन के डिफरेंट फोरम पे इसके मुकदमे जहाँ जहाँ इसके हुए हैं, कश्मीर के हवाले से, दूसरे इशू के हवाले से, रशिया ने हमेशा इसका साथ दिया। लेकिन जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ लेट 80s अर्ली 91 में, तो इंडिया ने भी अपनी आंखें फेरनी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता वो अमेरिका के कैंप की तरफ जाने लगा। ये वो टाइम था जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सारी सर्विसेज से फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका रशिया को डिसइंटीग्रेट कर चुका था, और अब पाकिस्तान की उसकी नज़र में इस खित्ते में अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए ज़रूरत नहीं थी। तो उसने एक नए एमर्जिंग एनिमी जो कि चाइना था, जिसको देख रहा था कि ये एमर्जिंग राइवल हो सकता है मेरा, उसकी खातिर, प्लस इंडियन ओशन में जहाँ दुनिया का 70% ट्रेड गुजरता था, उसके फ्लैंकिंग स्टेट, बहुत बड़ी इकॉनमी, बहुत बड़ी रियासत, 1 अरब 40 करोड़ की रियासत, और जिसके अंदर क्लेम ये हो कि वो डेमोक्रेटिक कल्चर और डेमोक्रेटिक नाम रखते हैं। तो अमेरिका के लिए वो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बनता गया। और अर्ली 21st सेंचुरी में अमेरिका ने इंडिया को अपना नेचुरल एलाई कहना शुरू कर दिया। सिविल न्यूक्लियर स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट की, वेपन दिए, और बहुत सारी जगहों पर वो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी लाके देता रहा ताकि इंडिया अपने आप को ऊपर ले जाए। 2014 तक ये कहानी तो चलती रही, लेकिन मोदी के आने के बाद इसमें स्पीड अप हुआ, क्योंकि मोदी इस मौके से फ़ायदा उठाकर अमेरिकन स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए, कैपिटलाइज करते हुए, वो खित्ते में अपना वो अखंड भारत का जो पुराना उनका स्लोगन था हिंदवाता का, उसको रियलाइज करना चाहता था। उसने अपनी इस ताकत कौन सी थी? एक इकोनॉमिक ताकत थी, ट्रेड की, बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, बहुत बड़ी इकोनॉमिक मार्केट थी, प्लस डेफिनेटली दुनिया की चौथी बड़ी फौज थी, पांचवा उसके साथ वेस्ट और अमेरिकन एग्रीमेंट और अलायंसेस हो रहे थे। तो खित्ता सारा जो है वो ऑलमोस्ट सबमिसिव हो गया था, सिवाय पाकिस्तान और चाइना के। इसी दौरान ट्रंप की पहली जो टर्म थी 2018 की, अगर उसकी आप न्यूक्लियर स्ट्रेटजी, उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को पढ़ें, उसमें इंडिया का 17 दफा जिक्र हुआ है, और उसमें उसने इंडिया को एमर्जिंग ग्रेट पावर का टाइटल दिया, जिसके साथ अमेरिका डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस पार्टनरशिप में काफ़ी इंडो पैसिफिक में काफ़ी ऑब्जेक्टिव हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार करता रहा। 2022 में बाइडन ने इंडिया को
कोई 11 के 12 दफ़ा मेंशन किया अपनी अपनी स्ट्रेटजी में, और उसमें उसने इंडिया के साथ काउंटर टेररिज्म में और इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के हवाले से इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनर का लक़ब दिया, टाइटल दिया, और क्वाड में मजीद इन्वेस्ट करने की ख्वाहिश का इजहार किया। और इसी प्रिमाइज के साथ इंडिया ने ट्रंप की वापसी के लिए तगोदो की, मोदी ने जल्द से जुलूस किए, और जब ट्रंप वापस आ गया उसको मुबारकबाद देने गया और ट्रंप ने मागा का नारा लगाया, मेगा अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसी कॉन्फ्रेंस में, उसी मीटिंग में मोदी ने मीगा का कहा कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, वही महाभारत। लेकिन इसी दौरान माई कन्फ्लिक्ट हो जाता है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान ने 4 दिन की उस लड़ाई के अंदर इंडिया की वो 4 गुना बड़ी ताकत फोर्स जो थी उसको ऑलमोस्ट घुटनों पे टिका दिया। और उस फोर्स के घुटनों पे आने से इंडिया का वो इमेज जो वेस्ट बिलखसूस अमेरिका उसको काउंटरवेट टू चाइना के तौर पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ इंडियन ओशन और नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर ऑफ इंडो पैसिफिक एज अ ग्रेट मेंबर ऑफ क्वाड, इस रोल में देख रहा था, उसको धचका लगा कि ये तो अपने से बहुत कम फौज के मुकाबले में ठहर नहीं सका, 4 दिनों के अंदर सीज फायर की मिनटों पे आ गया। उसका रिजल्ट ये हुआ, उसने एक तो अमेरिका जो है वो मागा के चक्कर में था, उसका फोकस ही इकोनॉमिक कंपटीशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ द अमेरिका था, और दूसरा उसने देखा कि मैं कन्फ्लिक्ट में मज़ीद इन्वेस्ट करूंगा और वो भी इंडिया जैसे ममालिक के भरोसे पे, तो मुझे नुकसान ही होगा। रिजल्ट ये हुआ, इंडिया जो मीगा बनना चाह रहा था वो मीगा क्या बनता कि उसको जुलाई में टैरिफ 50% अमेरिका ने स्लैब कर दिया, जिससे उसका वो जो $150 बिलियन का ट्रेड था वो, और जिसमें $57 बिलियन का उसको नेट प्रॉफिट था, नेट सरप्लस था ट्रेड का, वो उसका ऑलमोस्ट $20 बिलियन पे चला गया सरप्लस, और ओवरऑल ट्रेड जो है वो 100 बिलियन पे आ गया। यहाँ पर बस नहीं ठहरी, थोड़े अरसे बाद उसने इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री थी या उसके स्पेयर पार्ट थे उनके ऊपर भी उसने 100% टैरिफ लगा दिया। दूसरे लफ्ज़ में वर्चुअली उनको अमेरिकन मार्केट उसके लिए बैन करवा दी इसी तरीके से। और आप हैरान होंगे, कल परसों मैक्सिको ने भी उसके वो स्पेयर पार्ट्स जो हैं उसकी मार्केट थी उस पर 50% टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया है। फिर H1B1 वीज़ा एक और सोर्स ऑफ इनकम था अमेरिका के, इंडिया के फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व के लिए अमेरिका में, अमेरिका ने उसकी $1 लाख फीस करके वो रास्ते भी बंद कर दिए। फिर उसको जो इंडिया अपना नॉर्थ साउथ ट्रांजिट ट्रेड टुवर्ड रशिया ले जाना चाहता था, मिडल ईस्ट के होते हुए सेंट्रल एशिया के दरमियान से, और वो कहाँ से होना था, चाबहार पोर्ट से, उसको भी उसने इंडिया को बैन कर दिया कि यू कांट यूज़ दैट, क्योंकि इस पर संक्शन लागू हुए। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया को स्लैब आफ्टर स्लैब पड़ते गए। इंडिया बड़ी कोशिश की कि मैं किसी तरीके से अमेरिका के करीब हो सकूँ, वो नहीं होया। उसके पास ऑप्शन ये रहेगी कि वो बार्गेन करे। बार्गेन क्या, कि वो अमेरिका को ये इंप्रेशन दे कि मैं तो चाइना की गोद में बैठ जाऊंगा, मैं रशिया के करीब हो जाऊंगा। और इस चक्कर में 7 साल बाद उसने SCO कॉन्फ्रेंस के बहाने पे चाइना में जाकर विजिट किया और प्रेसिडेंट शी से मुलाकात की, लेकिन वहाँ पर उसको कुछ नहीं मिला, क्योंकि प्रेसिडेंट शी ने उसको कहा कि ट्रेड पार्टनर तो हम हैं, लेकिन अब खित्ते में अमन चाहते हैं तो ये ट्रायंगुलर होगा, पाकिस्तान, आप और हम तीनों बैठ करेंगे, खित्ते में वो जो है वो अब्सोल्यूट सिक्योरिटी का खाता नहीं होगा, बल्कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी चलेगी सबके लिए, जो कि मोदी को सूट नहीं करती थी। मोदी ने फिर रशिया के साथ पिंगे बढ़ानी शुरू कर दी और उसके प्यूटन को इनवाइट किया। पिछले हफ्ते प्यूटन आया, बड़ा उसकी जो है वो सेल्फियाँ बनाई गई और वो अमेरिका भेजी गई शो करने के लिए, एक नैरेटिव बना करके इंडिया अमेरिका से दूर होता जा रहा है और वो रशिया के करीब हो गया, रशियन कैंप में। और इनको उम्मीद ये थी कि इस नैरेटिव से अमेरिका शायद वापस हमारी तरफ आना शुरू कर देगा, ट्रेड और दूसरे जो हमारे ऊपर बैन और टैरिफ लगाए हैं वो शायद कम होना शुरू हो जाएंगे।
अब यहाँ पर जुल्म ये हुआ इंडिया के साथ, ना तो व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिया, क्योंकि इंडिया बैडली जो है वो इस वक्त ढूंढ रहा है मदद, किसमें कि उसको एयरक्राफ्ट फाइटिंग जेट मिल जाए, उसको एयर डिफेंस सिस्टम मिले। वो पुतिन से S-500, S-400, Su-57 ये मांग रहा था। पुतिन ने हरी झंडी करा दी। उसने कहा कि S-500 तो 2030 से पहले भूल जाओ, क्योंकि मुझे अपने मुल्क को लिए चाहिए और किसी को हमने नहीं दिए। हाँ, आपके S-400 जिसकी आपने पेमेंट की थी 2018 में, उनके 2 रहते हैं, वो भी जब बनते हैं 1-2 साल में हम मुहैया कर देंगे। और Su-57 का नाम ही नहीं लिया, बल्कि उसके 2 दिन के ट्रेड में देखें उसने जो एग्रीमेंट किए हैं, जो MOU किए हैं, वो सिर्फ अपनी रशिया का सेलमैन बन के आया। उसने अपनी एनर्जी ऑफर की, अपनी गैस ऑफर की, उसने अपने मेडिकल कॉलेजेस में स्कॉलरशिप ऑफर किए, उसने AI की ट्रेड ऑफर की, उसका नॉलेज ऑफर किया। उसने अमेरिका कुछ इंडिया से खरीदने की बात कोई नहीं की। हालांकि इंडिया ने कहा कि हमारा ट्रेड इस वक्त 75 बिलियन का है और हम इसे 2030 तक 100 बिलियन के ले जाएंगे। बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन देखें इस 75 बिलियन में आज भी रशिया $70 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडिया सिर्फ $4.8 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है। और कल जब 100 बिलियन होगा तो इंडिया का रेशो क्या होगा? इंडिया आज भी तकरीबन कुछ 60-70 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, तो कल उसका 85-90 बिलियन का हो जाएगा। अभी इंडिया ने इसको फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे उस नेटवर्क से इसको फायदा उठाना था, इस नैरेटिव का, कि अमेरिका ने अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनवील कर दी, जिसमें इंडिया का 3 दफ़ा जिक्र हुआ। एक दफ़ा उसने पहले पेज पे किया कि इंडिया की और पाकिस्तान की जंग जो है मैंने छुड़वाई है। उसके अलावा 2 जगहों पर उसने इंडो पैसिफिक के हवाले से बात किया, ना कि स्टेट पार्टनर के तौर पर, ना डिफेंस पार्टनर के तौर पर, ना एज ए एमर्जिंग ग्रेट पावर के नाम के तौर पर, बल्कि उसको कहा कि इंडिया को चाहिए कि वो कमर्शियल रिलेशन अपने इंप्रूव करे, ताकि अगर तैवान पे चाइना को अटैक करता है, अग्रेशन करता है, तो इंडिया और क्वाड के दूसरे प्लेयर प्लस फिलिपीन वगैरह, तो ये मिलकर उसको रोकने की कोशिश करें, सिक्योरिटी को इंश्योर करें। दूसरे लफ्ज़ में उसने कहा मैं नहीं आऊँगा, ये जो इंडो पैसिफिक है ये चाइना का है। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा धचका है। ना सिर्फ ये हुआ, अब इंडिया के साथ आगे क्या हुआ, उससे नेक्स्ट डे इंडिया की राइस के ऊपर ट्रंप ने कहा कि मैंने सुना है कि इंडिया राइस डंप कर रहा है, हाउ ही कैन डंप। उसने कहा इस पर टैरिफ लगाओ। अब 3% जो अमेरिका के अंदर ट्रेड चावलों का है, उसमें 3.5% के करीब वो इंडिया का शेयर है, लेकिन उस पर भी वो टैरिफ लगाने जा रहा है। ना सिर्फ उस पर टैरिफ लगाना चाह रहा है, कल उसकी टीम जो नेगोशिएशन कर रही थी इस पर ट्रेड डील के ऊपर, उसका जो कन्वीनर है या हेड है वो जेनसन ग्रीर है, वो दिल्ली पहुंचा है। उसने आकर स्टेटमेंट क्या दी है? उसने कहा कि इंडिया इज़ अ वायबल अल्टरनेटिव मार्केट फॉर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। क्यों कि पहले चाइना खरीदा करता था, चाइना ने उसकी काफ़ी सारी फार्म प्रोडक्ट अमेरिका की जो है वो रिड्यूस कर दी है बाइंग उसकी। अब उसके कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है, उसको फार्मर को। हालांकि $10 बिलियन की सब्सिडी अभी दी है अपने फार्मर को अमेरिका ने, और प्लस इंडिया उसको अपनी फार्म प्रोडक्ट जो है अपनी मार्केट में लाने इजाज़त दे रहा है। हालांकि यही वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थी जिस पे इंडिया और रशिया अमेरिका की आपस में डील नहीं बनी थी इनिशियली, और अमेरिका ने इस पर 50% टैरिफ लगाया था। वो कहते हैं ना, जूते भी खाए प्याज भी खाए, टैरिफ भी लगे और सारी पनिशमेंट इकनॉमिकल हुई, और आखिर वो आ गया वापस उसी चीज़ पे कि हाँ जी आपकी मैं फार्मर प्रोडक्ट खरीदूंगा। तो फिर अगर यही काम करना था तो ये काम 5 महीने पहले करता, इंडिया को इतने नुकसान तो ना होते। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया वो जो मीगा बनाने चक्कर में चला था, जो अपने महाभारत के चक्कर में था, अब वो सुकड़ना शुरू हो गया है। इकनॉमिकली उसका जो एक्सचेंज रेट है, उसकी वैल्यू वो 90 रुपीज़ पे 90.5 पे थी कल, जबकि जब ट्रंप आया था उस वक्त 80 रुपीज़ था एक्सचेंज रेट उसका, अब 90 पे चला गया है।
पिछले 2 महीनों में कोई $22 बिलियन तो जो मुख्तलिफ इन्वेस्टर थे वो निकाल के ले गए हैं, प्लस ट्रेड हर तरफ से श्रिंक होता जा रहा है उसका, और रशिया से भी इसने तेल खरीदना कम कर दे, रशिया भी इसको मिसट्रस्ट के तौर पर ले रहा है, चाइना से पहले नहीं बन रही, पाकिस्तान बांग्लादेश करीब होते जा रहे हैं। अब ये 2025 का एंड है। अब इस एंड पे ये सुनने वाले तजिया कर सकते हैं कि इंडिया इस साल के शुरू में कहाँ खड़ा था और इस साल के आखिर में कहाँ है, और इसका मेन जो रीज़न है वो मई 2025 है, जिसने इंडिया को जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल को, इसके पॉलिटिकल इमेज को, इसके मिलिट्री माइट को, हर एक को धड़ाम से नीचे गिरा दिया। थैंक यू।